नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी गीला आंचल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गीला आंचल। मे आई कम इन? कम इन। कुछ देर में खड़ी रही। वह फाइलों पर गर्दन झुकाए काम करते रहे। कभी लाल पेंसिल उठाते, कभी नीली और कभी पेन। फिर कुछ लिखते या किसी पंक्ति को अंडरलाइन कर देते। एश ट्रे पर रखा पाइप आज भी पहले की तरह ही जल रहा था। जब से डॉक्टरों ने उन्हें सिगरेट न पीने का मशवरा दिया था, तब से उन्होंने सिगरेट को धूप बत्ती की तरह जलाना शुरू कर दिया था। कहते थे कि सिगरेट उनके खून में बस चुकी है, वह बिना सिगरेट के जिंदा नहीं रह सकते। कोशिश कर रहा हूं यदि उसकी गंध से काम चला सकूं। तुम लेखक हो, लेखक के साथ प्रायः ऐसा होता है। पर क्यों? क्यों? जरूरी तो नहीं कि हर क्यों का कोई उत्तर हो ही। फिर इधर मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मौत तो आएगी ही, यह डॉक्टर के रहते हुए भी आएगी और लाख परहेज करने पर भी आएगी। वह अभी आ सकती है, कल भी आ सकती है और वर्षों नहीं आए। वह डॉक्टरों के हाथ में तो है नहीं। डॉक्टर जिसे कुछ दिनों का मेहमान घोषित करते हैं, वह कभी कभी वर्षों जी जाता है। इसलिए अंजू, मैं जीने के लिए मौत से डर कर नहीं चल सकता। जब तक जीऊंगा तब तक मौत को चिढ़ाते हुए। समझी कुछ? डॉक्टर विमल मल्होत्रा ने उससे कहा था कि वे कुछ माह के मेहमान हैं, बच नहीं सकते। तब मैंने सोचा था कि शायद वे भी इस सत्य को जान गए हैं, तभी बारंबार मौत से न डरने की बात दोहराते हैं। आखिर लेखक लोग मूडी जो ठहरे, एक बार किसी बात की जिद चढ़ जाए, फिर क्या वह बात उनके दिलो दिमाग से उतरने की है? फाइलों को एक तरफ सामने से हटाकर अब उन्होंने मेरी ओर देखा और बिना चेहरे पर सख्ती लाए पूछा, अंजू, तुम यहां? मेरे सामने वही प्रबोध ओझा थे। उनका वही सदा से गंभीर रहने वाला चेहरा था। चेहरे पर तेज व बड़ी आंखें थीं। आंखों में तेजस्विता का आलोक था, जो कुछ कमजोर हो जाने पर भी पूर्व जैसा था। कनपटी के बाल काफी सफेद हो गए थे। सफेदी की एक लट आगे माथे पर भी लहरा रही थी। पहले वे ऐनक नहीं लगाते थे। ऐनक लगाने से क्या आदमी इतना बदल जाता है? हाँ, यहां, मैंने कहा। कैसे? ठीक से तो हो ना? उनके लहजे में वही पूर्व जैसी आत्मीयता थी। बात का वही पुराना ढंग था। उनको कोई आश्चर्य नहीं, न कोई शिकायत। मैं तो कमरे में घुसते ही कांप गई थी। कितनी बार सोचा था कि वहां से भाग जाऊं, पर पांव जैसे जड़ हो गए थे। उनमें जैसे भागने की शक्ति नहीं रही थी। डर लग रहा था कि कहीं लौटने पर पुकार बैठे, तब मैं पकड़ी जाऊंगी। मन में यह पक्का निश्चय कर लिया था कि अब जो होगा उसका सामना करूंगी। आज इंटरव्यू जो है, मैंने भी अपरिचित भाव से चेहरे को कठोर बनाकर कहा। अच्छा, तो तुम यहां इंटरव्यू देने आई हो? उन्होंने घंटी बजाकर मुझसे कहा, बैठो। चपरासी के आने पर उससे पूछा, बाहर और कितने हैं? जी 10 और हैं। आपका पहला नंबर था, इसलिए क्लर्क बाबू ने इनको आपके पास जाने को बोला। तुम बाहर ही बैठो, एक के बाद एक को भेजते रहना। तब तक मैं उस कक्ष का मुआयना कर चुकी थी। आलीशान कक्ष था, वातानुकूलित, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न ढंग का। दक्षिण एशिया कारपेट कंपनी के जनरल मैनेजर का वह कक्ष था। प्रबोध साहित्य छोड़कर यहां कैसे आ पहुंचा? इतनी ऊंची पोस्ट पर। साहित्य तो उसका जीवन था, जिसके लिए वह दुनिया की हर चीज छोड़ सकता था, लेकिन उसे नहीं। इसी शहर में रहती हो? उसने प्रश्न किया। हाँ, इसी शहर में। कब से? जब से भागी थी। भागने के बाद तब से पहली बार मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था और वह बहुत अटपटा सा लगा था। 40 के पास सरकती औरत से भागने की बात सुनकर कैसा लगेगा? बेहुदा तथा हास्यास्पद।
उन्होंने कहा। कुछ देर तक पेपर वेट घुमाते रहे। कुछ सोचते हुए बोले, स्टेनो जानती हो? जी। टाइप, कंप्यूटर, लैपटॉप भी? जी हाँ। इस बार मैंने कुछ जोर से कहा था। भूली नहीं? अतीत कोई भूला जाता है प्रबोध। अचानक मुझसे यह क्या हुआ? मैं भूल गई कि मैं नौकरी के लिए आई हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराया भी नहीं। वह उससे अक्सर कहती थी, प्रबोध, तुम्हारे चेहरे को पढ़कर तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकता, जिस पर ना खुशी का रंग पता चलता है और ना रंज का। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है तुमसे। मैं कोई भूत हूं? वह सामान्य स्वर में कहता। ये मैंने कब कहा? मैं उसके बंद गले के कोट के बटन लगाती या खोलती हुई प्रायः कहती थी। उसने मेरे कहे का कभी बुरा नहीं माना। मैं यह भी तो नहीं सोच सकती थी। वह कह रहे थे, नौकरी करनी जरूरी है? जी। वो तो अच्छा वेतन पाते होंगे? जी। फिर क्या मजबूरी है या मात्र शौक? मैंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। देती भी क्या? स्पीड क्या है? अगला प्रश्न था। हिंदी की 30-35 और अंग्रेजी की 50 के लगभग। स्टेनो की। तभी उसने बात काटकर पुनः कहा, तुम्हारे वो को ऐतराज तो नहीं होगा? आखिर तुम मेरी स्टेनो पीए होगी। जी नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। दरअसल मैंने इस पर कभी सोचा ही नहीं था। सोचती कैसे? मुझे क्या मालूम था कि इंटरव्यू लेने वाला प्रबोध ओझा होगा। मालूम होता तो क्या मैं अप्लाई कर सकती थी? आना तो दूर था। तुम्हें भी नहीं होगा? जी नहीं, मुझे भी नहीं होगा। मुझे डाउट है। ठीक है, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए प्रबोध। जाने फिर वही प्रबोध कहां से उतर आया होठों पर। कभी तुमने नौकरी की है? उसका अगला प्रश्न था। जी में तो आया कि मैं चिल्लाकर कह दूं कि की है। अनेक उपन्यास, कहानियों को डिक्टेट किया है और टाइप किया है। उन्हें तुम नहीं पहचानते क्या? लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जी नहीं। टाइप स्टेनो को छोड़े कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 7-8। कुछ याद करते हुए, नहीं, 10-12 साल। 10-12 साल? तब भी तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी स्पीड वही होगी? मैं टेस्ट दे सकती हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। आई बिलीव यू मैडम, आई मीन अंजू। कुछ रुक कर मैंने टोकते हुए आगे कहा, आदमी को वक्त सब भुला देता है। आज मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ नौकरी याद है, और वह मुझे ही चाहिए प्रबोध। कैसे भी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह कहते कहते मैं अपने यथार्थ से कांप उठी। वास्तव में यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? मैं कोशिश करूंगा प्रबोध। यह बदला लेने का समय नहीं। बदला ही लेना चाहते हो तो वह फिर ले लेना। मेरे सामने इंटरव्यू की लंबी फहरिस्त घूम गई थी और यह बात समझ में अच्छी तरह आ गई थी कि विदाउट जैक देयर इज नो एंट्री। सब जगह रिकमेंडेशंस चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और फिर किसे पागल कुत्ते ने काटा है जो नवनवेली हसीनाओं को छोड़कर मुझ अधेड़ को अपनी स्टेनो बनाना पसंद करेगा? अब तो वह खूबसूरती की एक यादगार मात्र शेष रह गई थी। मैं लौट आई। दिन गुजरते गए। एक बार पुनः प्रबोध से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन बेकार गई। वह बड़ी नेवी ब्लू कार में जा रहा था। उसके साथ में एक सुंदर लड़की थी। चपरासी ने बतलाया था कि वह साहब की नई स्टेनो है। नई स्टेनो? मेरे सामने धरती घूम गई। लगा कि मैं गिर पड़ूंगी। जैसे तैसे अपने को संभाला और लौट आई। प्रबोध ने जो किया वह गलत नहीं था। आखिर उसने उसके साथ क्या कम किया था? मरते हुए को अस्पताल में छोड़कर वह डॉक्टर के साथ भाग खड़ी हुई थी। एकाएक ख्याल जागा था, वह आज नहीं, सप्ताह या माह में मर जाएगा। फिर क्या होगा उसके इस सुनहरे जीवन का? प्रबोध के घर वाले तो उसे घर में पांव भी नहीं रखने देंगे। अपने घर किस मुंह से लौटेगी? माँ बाप हैं कहाँ? तभी भौजाई के सामने भाई की क्या चलती थी जो बाद में चलती होगी? सब उसे दुत्कारेंगे। प्रबोध के पास क्या रखा है? साहित्य उसके साथ चला जाएगा। सरकारी नौकरी में वह है नहीं। रकम उसके पास कहाँ रखी है?
वह तो साहित्य के नशे में जैसे तैसे जीता है। प्रबोध ने उस रात उससे कहा था, अंजू तुम मुझे लेकर आजकल परेशान रहने लगी हो। कुछ देर चुप रहने के बाद पुनः कहा, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रबोध, कुछ भी तो नहीं। जीवन साहित्य नहीं है अंजू। मैं इतनी लंबी साधना के बाद यह समझ पाया हूं। जो उसे साहित्य मानकर चलते हैं वे मेरी तरह धोखा खाते हैं। क्या मिला है उनको जो मुझे मिलता? आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तब सब ठीक होगा, मैंने झूठा आश्वासन देते हुए कहा था। लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह अपनी ही रट लगाता रहा। कहता रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अधिकांश पुस्तकों का कॉपीराइट तो बेचना पड़ा है, और जिनको रख सका हूं उनसे मुझे ही क्या मिला जो तुम्हें वे निहाल कर देंगे। वे व्यापारी हैं, साहित्यकार नहीं। व्यापारी में संवेदना, सहानुभूति, संवेग आदि का कहाँ स्थान होता है जो वे कुछ दे देंगे। मैंने कभी उनसे यह अपेक्षा नहीं रखी। लेकिन आज सोचता हूं, मेरे पीछे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? बेकार की बातें आप बहुत सोचते रहते हैं। कहा ना, आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ना अपना कोई घर रहा है और ना मेरे घर के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे बाद तुम्हारी ओर कौन देखेगा? कोई भी तो नहीं अंजू, कोई भी नहीं। मैंने इतने चरित्रों को लिखा, उनको पढ़कर कितने लोग रोए, उनके कैसे कैसे पत्र आए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी उनमें से एक चरित्र बनना पड़ सकता है। सब ठीक होगा, मैं कहते हुए उठी और लाइट ऑफ कर दी। सुनो, अंधेरे में चमकती हुई वे आंखें आज भी मेरे सामने ऐसी हैं जैसे वे मेरे सामने ही हों। वह कह रहा था, अंजू एक बात गले में अटकी हुई है, कई दिनों से सोच रहा हूं कि कह डालूं, परंतु साहस नहीं जुटा पा रहा था। तुमने अंधेरा कर अच्छा ही किया, आज वो सब कह डालूंगा। कहिए, मैंने बैठते हुए कहा। पास आओ। पलंग पर जगह बनाते हुए उसने कहा, वादा करो नाराज नहीं होगी। आपसे नाराज होंगी क्या? आजकल आप कैसी बातें करने लगे हो? जो मन में है कह डालो, बिना संकोच कहो, तुम्हें मेरी सौगंध। उस वक्त मेरा हृदय उनके प्रति सहानुभूति से भर उठा था। मुझे अपने पिताजी का एहसास था, अपनी मां का पता था कि वे संसार छोड़ने से पहले कैसे हो उठे थे, कैसी कैसी बातें करते थे। उनको मेरी कितनी चिंता थी। काश वे अपने सामने मेरी शादी कर जाते, परंतु उनके ये अरमान पूरे न हो सके थे। अंजू, पति पत्नी मित्र भी होते हैं ना? उन्होंने बहुत धीमे से कहना शुरू किया। हाँ हाँ, मैंने बिना सोचे समझे हुंकारा भरा। तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो ना? क्यों नहीं कर सकती? क्या संदेह है कुछ? मैं थोड़ा सा खींच उठी थी। कहो ना, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? वही तो कहता हूं, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जितने दिन जियो मजे से जियो, मातम किसी के लिए नहीं। जो मातम मनाकर जिंदगी काट देते हैं वे बेवकूफ हैं, उन्हें जीना नहीं आता। और जो वक्त से चूक जाते हैं उन्हें सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलता। वह मेरे काफी नजदीक खिसक आया था। मेरे में भी उसकी बातों का तिलिस्म फैलने लगा था। मैंने सम्मोहित होकर सिर्फ इतना ही पूछा, फिर वो डॉक्टर है ना, विमल मल्होत्रा? है। तुम पर दिल हार बैठा है। प्रबोध, मैं उस पर बरस पड़ी थी। जाने क्या क्या कहा था तब। उसने सिर्फ इतना ही कहा था, वो मुझे काफी मालदार समझता है, नाम के कारण और मान के कारण। इस वक्त तुमने उसकी बात मान ली तो वह तुम्हारा साहस मानकर तुमको अपना लेगा। मेरे बाद तुम रहम की पात्र न बन जाओ, तब वह तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। गिरते हुए को इस संसार ने कब और किसको थामा है जो तुम्हारे लिए इसके सिद्धांत कायदे बदल जाएंगे? नहीं प्रबोध, नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो। हमारे देश में तलाक के कायदे बहुत पेचीदे हैं, लेकिन मेरे मरने पर तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। बस बस प्रबोध, बहुत हो गई साहित्यिक सहानुभूति की हद।
आखिर तुम लोगों ने औरत को क्या समझा है? क्या वह कपड़े की गुड़िया है? जी चाहे जैसी नचाओ। तब मैं बिफर पड़ी थी उसके चरणों में और मैंने उस कमीने विचार को दिमाग से निकाल दिया था जिसके सम्मोहन में मन बंधता जा रहा था दिन प्रतिदिन। हम भारतीयों की यही तो कमजोरी है कि हम हर मोड़ पर एक दूसरे के सामने आदर्श का मुखौटा लगाए खड़े हो जाते हैं, परंपराओं और नीति की बातों में बहकने लगते हैं। यह सच था कि मैं डॉक्टर बिमल के साथ काफी दूर का सफर तय कर चुकी थी, सिर्फ उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने उसका अंतिम समय जानते हुए भी उस सच को उसके सामने नहीं आने दिया था। अगले दिन से उसकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी थी। फिर बिमल भी बार बार मेरे सामने उसी तेजी से आने लगा था। मैं घर पर आकर बैठी ही थी कि विमल आ गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैंने पूछा था, इतनी रात गए? खैर तो है? हाँ अंजू, इतनी रात गए आना ही पड़ा। बिना मुझसे पूछे मेरे पास पलंग पर बैठते हुए उसने कहा, मुझे एक प्राइवेट कंसर्न में डॉक्टर का जॉब मिल गया है। ये देखो अपॉइंटमेंट लेटर। चलो अच्छी बात है। कब ज्वाइन कर रहे हो? जब तुम कह दो। मैं? हाँ तुम अंजू, तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि तुम्हारे पति इस लाइलाज बीमारी के शिकार न होते तो मैं अपने में यह मोह बंधन कभी न फैलने देता। तुम्हारी उम्र मुरझाने की नहीं है अंजू। लेकिन लेकिन क्या? तुम कोई भी बहाना करके मेरे साथ चल सकती हो। विमल, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? गहरी सांस लेकर मैंने कहा, क्या यह समय उसको छोड़कर जाने का है? उसके पास रहकर भी क्या कर लोगी तुम? जो करना है डॉक्टर करेंगे। लेकिन मेरा, तुम आदर्श के चक्कर में मत पड़ो। उसमें कुछ नहीं रखा है। कोई तुम्हें देवी मानकर पूजने से रहा। तुम्हारी सेवाओं का किसी से जवाब नहीं मिलने का। खंडित मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता। यह हमारा धर्म सिद्धांत है। जब हम ईश्वर तक को माफ नहीं करते तब हमें कोई क्यों माफ कर सकेगा? कोई नहीं। विमल ने मुझे भुजाओं में लेते हुए आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माथे पर विधवा होने का कलंक मढ़ा जाए। इसीलिए चाहता हूं कि हम कल ही यहां से निकल जाएं। कल विमल? कल कैसे? हाँ कल। भावुकता छोड़ो और बुद्धि से काम लो। तुम अपने घर से पत्र आने का बहाना बनाकर मेरे साथ निकल सकती हो। वह मेरे पति हैं। उनको अंतिम समय में धोखा दूं विमल? नहीं, कदापि नहीं। हालांकि वो तो खुद यही चाहते हैं। क्या वह हमारे संबंधों के बारे में जानते हैं? विमल ने गौर से उसकी ओर देखा और आगे कहा, तुमने बताया होगा। क्या मैं बता सकती हूँ? वह मानव चरित्र के चितेरे हैं विमल। उड़ती हुई चिड़िया को पहचान लेते हैं। तब वे समझदार हैं। फिर तुम्हें संकोच क्यों? कल चलना है। मैं 2 टिकट मंगवा लूंगा और सीट्स भी रिजर्व करा लूंगा। विमल, मैं कुछ नहीं जानता। यदि तुम कल मुझे स्टेशन पर नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा प्यार झूठा था, महज एक मनोरंजन था। यह कहता हुआ विमल चला गया। अगली सुबह मैंने उनके सिरहाने गुलदस्ता रखते हुए कहा था, अब काफी ठीक लग रहे हो प्रबोध। अंजू, मैं मौत से अंतिम समय तक नहीं डर सकता। कैसी बातें करते हो सुबह सुबह? तुम्हें बुरी लगती हैं तो नहीं किया करेंगे। पहली बार उसके स्वर में दर्द पिघलकर बह उठा था। ट्रेन रात 9 बजे जाती थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं विमल को स्टेशन से अलविदा कह लौट जाऊंगी, इसलिए साथ में कुछ नहीं लाई। लेकिन कुछ और ही हो गया। मैं पहुंची तो ट्रेन सीटी दे रही थी। मैं विमल की तरफ दौड़ी। उसने उतरकर प्लेटफॉर्म से सरकती हुई ट्रेन में मुझे कंपार्टमेंट में धकेल दिया। ख्याल आने पर सारे रास्ते रोती रही। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया। मलेरिया टाइफाइड में बदल गया और मैं रोज लौटने की सोचकर कभी नहीं लौट सकी। हालांकि उसने मेरे दुख से दुखी होकर कई बार कहा था, अंजू तू लौट जा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तेरी आरजू का गला घोंटकर तुझे कदापि नहीं अपनाना चाहता हूं, कभी भी नहीं। अंजू तू लौट जा। लेकिन मैं अपने साथ आंधी बांधे आई थी। कई वर्ष हंसते बतियाते बीत गए। मैं बहुत कुछ प्रबोध को भूल गई थी।
गत वर्ष क्या हुआ, विमल एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी आंखों की रोशनी सीधा हाथ और एक पांव जाता रहा। वह अपाहिज हो गया। मैंने उस पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। उसने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। उसका दिमाग भी अपनी बीमारी से क्षुब्ध हो उठा था। अनर्गल प्रलाप करता रहता था। वह अपने को कोसता रहता था। पैसा चुक गया था। कर्ज की मार भी असहनीय हो उठी थी। नौकरी कहीं मिलती नहीं थी। कैसे समझाती प्रबोध को कि उसे नौकरी क्यों चाहिए थी, पर उसे नौकरी नहीं मिल सकी। वह हारी थकी घर लौटी तो विमल ने उत्साहित होकर कहा, न्यू मैन एंड कंपनी से आदमी आया था। 1 माह का एडवांस और तुम्हारा यह नियुक्ति पत्र दे गया है। कल से तुम्हें वहां जाना है। मैंने नियुक्ति पत्र देखा, साथ में प्रबोध का पत्र भी था। तो प्रबोध आया था। पत्र में लिखा था, अंजू, मैंने अपने यहां नौकरी देना उचित नहीं समझा। विमल को कभी पता चल गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो किया उसका मैं आज भी समर्थन करता हूं। मकान का किराया चुका दिया है। यह मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, अपना अधिकार समझकर किया है। आशा है अन्यथा न लोगी। कल से अपने नए काम पर जाओगी। शुभचिंतक प्रबोध। विमल कह रहा था, वह बताकर गया है कि तुम्हें पूरे 15,000 माहवार मिलेंगे। हाँ विमल। यह कहते हुए मेरी आंखों से टप टप आंसू उस पत्र पर देर तक गिरते रहे। जब होश आया तब तक पत्र आंसुओं से बेतरह भीग चुका था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।